ठीक है। तो साउंड यूनिट से आप अवगत होंगे। क्यों अवगत होंगे पता है? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, ये भी तो साउंड ही है ना। जो आप सुन रहे हैं, ये वो भी साउंड को ही सुन रहे हैं ना। तो साउंड ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नया है, ये आपके लिए बहुत पुराना है, बचपन से आप इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहला तो कि साउंड होता क्या है, किस तरह ये काम करता है, कैसे काम करता है, कितना प्रकार है, कैसे ये अप्लाइड होता है हमारे जीवन में, कैसे अप्लाइड होता है जल में, सागर में, और कैसे हम इसका न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बताऊंगा नहीं अभी, बस फार्मूला पर बात करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू होगा। जब थ्योरी समझ जाइएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत कम होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, तो सारी बातों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन करते चलेंगे। मैंने ये जो पीपीटी आपके लिए बनाया है, इसको समझने में आपको इतना आसानी होगा कि पूछिए मत। अच्छा एक चीज बताइए, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? क्यों सुन रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ एक माध्यम है। माध्यम क्या है? हवा, वायु। वायु के कारण ये आवाज आप तक पहुंच पा रहा है। नहीं तो मैं यहाँ बोलता रहता, यहाँ कोई सुनता ही नहीं, तो आवाज ही नहीं बाहर आता, ये बस यहीं पर बस होंठ हिलता रहता। इसी बात से हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए ध्वनि का मूल स्वभाव क्या है। तो यह है कि आंतरिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। कहता है इसकी उत्पत्ति कानों के कंपन से होता है। जब आप जब बोलते हैं ना, तो ये कान के अंदर आवाज जाता है और ये कान के अंदर पर्दा रहता है, वो कंपन करता है और इससे आपको सुनाई देता है। यही बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वोकल कॉर्ड्स है, ये वाक तंतु है, ये कंपन है, जो यहाँ पर ये कंपन होता है, फिर कणों के टकराव होता है। तो इस तरह आपका यांत्रिक प्रसार होता है और आप सुन पाते हैं। ये पिक्चर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ये हो गया कि हमारे कान में भी वाइब्रेशन होता है, तभी हम आवाज सुन पाते। नहीं वाइब्रेशन होगा नहीं सुन पाएंगे। ये वाइब्रेशन क्यों पाता है? क्योंकि यह मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव। तो वेव को लेकर हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए हैं, याद है ना? याद है या नहीं? मैकेनिकल वेव और काइनेटिक वेव, मतलब गतिज के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, इस पिक्चर पर आ जाइए। तो ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकता है, नो डाउट कर सकता है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने शुरू में ही बताया कि अगर यहाँ हवा नहीं होता, ये निर्वात होता, वैक्यूम होता, तो मेरी आवाज ही आप नहीं सुन पाते। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर माध्यम है। माध्यम क्या है? वायु के कण। ये वायु के कण ध्वनि का संचरण करते हैं, ध्वनि को आपके कानों तक, क्योंकि रिसीवर आपका यही है। रिसीवर कौन है? आपका ये कान है। हम बोलते, आप देखिए यही बात होता है कि जब ये बाहरी आवरण कट जाता है तो सुनने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यही है रिसीवर। और यही रिसीवर, जैसे एंटीना पहले लगाते थे छत पर, याद है? टीवी पर चैनल सेट करने के लिए एंटीना घुमाते थे, तो वही बात आजकल होता है। ये रिसीवर है, रिसीव करेगा, कंपन करेगा, फिर आपके ध्वनि को का पता चलेगा, और ये हमेशा होता है। ठीक है, तो हमने ध्वनि हम क्यों सुन पाते हैं? देखिए निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, ध्वनि ही नहीं आएगा, अवरुद्ध रहेगा, आवाज ही नहीं निकलेगा। तो ये बेसिक बात है जिसको आपने यहाँ पर समझा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, तो ध्वनि के बेसिक बात को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं, दो वेव हम लोग पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। याद है या फिर से याद दिलवाओ? तो फिर से चलिए याद दिलवाता हूँ। कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है कणों का कंपन तरंग की दिशा में समानांतर होता है। वो स्प्रिंग वाला बात याद है? स्प्रिंग वाला बात, समानांतर चलता है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव चलता है, याद रखिएगा। ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज जिस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिस तरह से डेप्थ किया जा रहा है क्वेश्चन को, कुछ भी पूछा जा सकता है कि भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सिर्फ ठोस में चल सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको जब पता नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा, है ना? यह ध्वनि तरंग है, और स्प्रिंग के रूप में आप देख सकते हैं, जब स्प्रिंग का मैंने उदाहरण दिया था कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है समानांतर चलता है। ठीक है, कल याद कीजिए, वेव में हमने पढ़ा था, तो इसको अभी वहां ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करूंगा मैं। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव में क्या हुआ था? तो कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबत होता है, मतलब ऐसे होता है। अगर तरंग ऐसे चला तो लंबत होगा 90 डिग्री। याद आया? याद आया ना? बिल्कुल याद आ गया।
तो केवल ठोस और द्रव की सतह पर यह अनुप्रस्थ तरंग काम करता है, गैस में ये काम नहीं करता है। तो अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में काम करता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो है वो गैस में काम नहीं करता है, ठोस और द्रव में काम करता है। ठीक है, तो तालाब में लहर, मैंने कल आपको जो वीडियो दिखाया था लहर करते हुए, या पत्थर मारते हैं तो लहर क्रिएट होता है, तो वो सब उदाहरण है ट्रांसवर्स वेव। फिर मैंने आपको वेवलेंथ भी बताया था, ये कैसे याद होगा, ही कैसे ऊपर उठता है फिर नीचे, ऊपर उठता है फिर नीचे, ऊपर उठने को श्रिंक कहते हैं, नीचे उठने जाने को गर्त कहते हैं, याद है ना। और ये जो ऊंचाई है इसी को आयाम बोला जाता है। याद आ गया होगा कल वाला क्लास, कल वाला क्लास याद आ गया, टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि ज्यादातर पार्ट आपको वैसे ही समझ में आने वाला है। तो तरंग आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ये मैं दिल में ये तमन्ना रख के आपको आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि भैया लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो जब भी आवाज आपका ट्रांसवर्स वेव में जाएगा तो गैस में ये गमन नहीं करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होगा, कल इसी के संदर्भ में मैंने बोला था कि इसको और इसको मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा वेवलेंथ। क्या बन जाएगा, वेवलेंथ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए संपीड़न भी बताया था, जब पास पास हो तो संपीड़न होता है, जिसको कंप्रेशन बोला जाता है, जब दूर दूर हो उसको विरलन बोला जाता है। तो ये आपको जो कण है ये दोनों रूपों में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि ये विरलन है, कण दूर दूर होगा तो रेयरफैक्शन होगा, नजदीक नजदीक होगा तो कंप्रेशन होगा। आयाम क्या होगा, तो ये ऊंचाई जो होगा वो आयाम होगा। अच्छा, ये जितना ऊंचा होगा तो ये समझिए आयाम उतना बड़ा होगा, तो तेज चिल्लाएंगे ना तो आयाम ये पिच बढ़ेगा, जब धीरे धीरे बोलेंगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक, तो कहते हैं कि एक सेकंड में आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को हम लोग एक आवृत्ति कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो विस्थापन ज्यादा हो, विस्थापन ज्यादा इक्वल टू आयाम ज्यादा इक्वल टू ध्वनि तेज। तो मैंने बोला जितना ध्वनि तेज होगा पिच उतना ही हाई होगा, आयाम उतना ही बड़ा होगा, और जितना धीरे धीरे बोलिएगा तो आयाम उसका उतना ही छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। ठीक, मैंने बीपीएससी को ध्यान में रख के ये पूरा नोट्स आपके लिए डिजाइन किया है। आपको पहले वाला नोट्स तो मिल ही गया होगा, और ये भी पीपीटी में आपको डाल दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये समझ लिए भी इक्वल टू होता है एन इंटू लेमडा। यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी है वेलोसिटी, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप मापते हैं, और तरंग की चाल निकालने के लिए मुख्य सूत्र आपका यही हो सकता है। तो आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा टी इक्वल टू 1/n, टी होता है टाइम पीरियड, कल इसको देखे थे हम लोग। 1 फ्रीक्वेंसी, 1/n मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से। तो कहता है आवृत्ति और आवर्त काल हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि टी है और 1/n है, तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो एन छोटा हो, ठीक है, और एन जैसे जैसे बढ़ेगा टी छोटा होगा, तो एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक नंबर, क्योंकि विमान इतना मैक से चलता है, उतना मैक से चलता है, आप सुनते होंगे। तो मैक नंबर कैसे निकलता है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड, मतलब मेरा स्पीड कितना है, उसके बटा में स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड का स्पीड कितना होता है, कल मैंने बताया था, आप दिमाग थोड़ा लगाइए और साउंड का स्पीड हमको बताइए। तो साउंड का स्पीड कितना होता है, कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, अब ये बताइए। तो यूनिट लेस होता है मैक नंबर, और लड़ाकू विमानों की गति मापने के लिए, जैसा कि मैंने बोला इतना गति से करता है उतना गति से, आजकल ईरान और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है उसमें हम लोग विमानों के बारे इतना मैक से चलता है, उतना मैक से चलता है। तो मैक कैसे निकलता है, तो ऑब्जेक्ट स्पीड बटा में स्पीड ऑफ साउंड से निकलता है, जिसको हम लोग किसी यूनिट के बिना रखते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ आपको रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड। तो देखिए आप स्पीड, साउंड होगा, हाँ अच्छा, साउंड को कौन कौन सा फैक्टर जो प्रभाव डालता है। अब मैं आपको वायु में बोल रहा हूँ तो साउंड जा रहा है ना, अगर मैं ठोस में बोलूंगा तब भी साउंड जाएगा, लेकिन अलग रेशियो होगा।
अगर यही मैं पानी में बोलूंगा तो पानी में देखिए आवाज बहुत कम बाहर निकलता है, देखे हैं, महसूस किए हैं। लेकिन वही अन्य जीव जो है पानी में ही तरंग का सहारा लेता है। तो कहते हैं कि आपका स्पीड जो ध्वनि का चाल है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो स्टील में इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? स्टील में होता है। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। दूसरा बात, आर्द्रता जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, वो स्पीड के चाल को प्रभावित करता है। अगर आर्द्रता बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगा, मतलब स्पीड का चाल बढ़ेगा। जैसे आप देखिएगा रात में आर्द्र मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, हम बोलते हैं सुनाई बहुत दूर तक देता है। दिन में ह्यूमिडिटी कम रहता है, सुनाई कम दूरी तक देता है। तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है साउंड के स्पीड को, ठीक है। तो अगला जो है तापमान, कहते हैं अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देंगे ना तो आपका चाल जो साउंड का स्पीड है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपके आवाज का गति बढ़ते चला जाएगा। तो 3 कंडीशन आप लोग देख लिए, फिर से सुन लीजिए। आपका साउंड का चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, आर्द्रता जैसे जैसे बढ़ेगा साउंड का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। आर्द्रता कम होगा तो साउंड का स्पीड कम होगा। तो रात में आप ज्यादा सुनते हैं ह्यूमिडिटी के कारण, और दिन में कम सुन पाते हैं, ह्यूमिडिटी कम रहता है उसके कारण। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है साउंड का स्पीड बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। दाब का क्या रोल है? मैं प्रेशर डाल रहा हूं, मैं प्रेशर डाल रहा हूं, तो साउंड पर ये दाब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साउंड पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात सुन लीजिए। तो कहता है एक स्टेटमेंट है, दाब दुगना होगा करने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ने या घटने के ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाल अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मानकर मैं अगले सेशन पर पढ़, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी को समझ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। न्यूमेरिकल खाली पढ़िएगा, थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, सीधा बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है ध्वनि के 3 मुख्य गुण होते हैं, एक और गुण कहीं कहीं दिख जाएगा, 4 गुण भी, तीव्रता कहीं कहीं दिख जाएगा। लेकिन चलिए, ध्वनि के 3 गुण है। पहला है लाउडनेस, प्रबलता, दूसरा है पिच, और तीसरा है टिम्बर, गुणता। पहले समझिए लाउडनेस। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? लाउडनेस। मैं तेज बोल रहा हूँ, ये दिखा रहा है ना। जब साधारण बातचीत हम लोग करते हैं ना तो वो डेसिबल में मापा जाता है इसको, तो वो 30 से 40 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक है, ध्वनि। तेज संगीत बजता है तो 80 डेसिबल के आसपास होता है। WHO का स्टैंडर्ड है कि भैया 45 डेसिबल के आसपास जब साउंड रहेगा तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही 45 डेसिबल साउंड पार करेगा वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो कहता है कि आपका जो लाउडनेस है वो आपके आयाम पर निर्भर करता है। मैंने धीरे से बोला तो आयाम छोटा होगा, मैंने कस के बोला आयाम बड़ा होगा। मैंने अभी आयाम आपको बताया किस तरह से आयाम बढ़ता है तो आपका आवाज तेज होता है, आयाम कम होता है आवाज स्लो हो जाता है। याद कीजिए, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया आपको, ठीक है। कहते हैं जब विमान उड़ता है ना तो उसका डेसिबल 140 से 150 डेसिबल होता है, बहुत हाई स्पीड होता है। इसलिए इतना हाई स्पीड पर कोई भी मकान का खिड़की का शीशा चनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर जिसको बोलते हैं, चनाचूर मैंने बोल दिया। चलिए, सायरन जो बजता है 110 से 120 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अगला चलते हैं तारत्व पर। हाई पिच, लो पिच। ये हाई पिच, ये हाई पिच, ये लो पिच। तो कहते हैं ये भी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करता है। कहता है महिलाओं की फ्रीक्वेंसी काफी पतली आवाज होती है, तो और मच्छरों का देखिएगा बहुत, मतलब इतना आपको चुभेगा ना मच्छर का आवाज या महिलाओं का आवाज, तो उनका जो हाई पिच होता है हाई पिच के कारण आवाज तेज होता है, और ये आपको ना लगता है कि चुभता है या फिर बहुत सुरीला लगता है, ठीक है। इधर लो पिच जो होता है मोटी आवाज होता है, जैसे मनुष्य का, शेर का, ये सब का हाई पिच होता है। तो मोटा अनाज पुरुष, शेर का दहाड़, ड्रम का, ये सब हाई पिच वाला होता है। तो जो सॉरी लो पिच वाला होता है, सॉरी।
तो हाई पिच का महिलाओं का आवाज हो गया, आपका मच्छरों का आवाज हो गया, सीटी का आवाज हो गया, ये सब हाई पिच वाला है। तो ये हाई पिच जो होता है, ये देखिए इसका आवृत्ति बड़ा होता है, लो पिच का आवृत्ति छोटा होता है। तो हाई पिच वाला आपको दूर से भी सुनाई दे देगा, क्योंकि मेरा क्या है, पिच बहुत ज्यादा है, तारा तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगला है, वो है कहते हैं गुणता, टिम्बर। ये क्या है, तो आप देख रहे हैं क्या बीना बज रहा है, गिटार बज रहा है, बांसुरी बज रहा है। इनका पिच, इनका जो लाउडनेस है, जो वो कहता है कि समान प्रबलता और तारत्व वाली दो ध्वनियों में अंतर करना है। अब देखिए ये है ध्वनि इसका, ये ध्वनि है इसका, ये लो पिच है, ये हाई पिच है। कहता है फोन पर बिना देखे दोस्त की आवाज पहचानना या गिटार और बांसुरी की आवाज में अंतर करना आपके लिए आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि इनके पिच में अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। अपने दोस्त की आवाज 5 के बीच भी पहचान लेंगे, भैया तुम हो। क्यों, क्योंकि हमको पता है उसका आयाम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारे गुण हैं ये ध्वनि के, जो हमको जानना चाहिए, और आप जान गए। ठीक है, तो कहते हैं कि 80 डेसिबल के ज्यादा जो होता है उसको WHO ने खतरनाक माना है, 45 डेसिबल तक आपको अच्छा माना गया है, सुरक्षित माना गया है, याद रखिएगा। अब आते हैं श्रव्यता का परिसर, यानी साउंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। पहले साउंड का 3 स्वरूप है, इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक। ऑडिएबल मतलब क्या होता है, सुन सकते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ऑडिएबल सुन सकते हैं। इसका आवृत्ति जो होता है, सुनने वाला आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, याद रखिएगा। मानव कान के लिए श्रव्य होता है, यानी मानव कान इसको सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन अपश्रव्य है जो इंफ्रासोनिक है, इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, मनुष्य इसको सुन ही नहीं सकता है, इतना कम, क्योंकि हम लोग इसी आवृत्ति में सुन सकते हैं, इस आवृत्ति से कम है। तो देखिएगा कभी कभी जो ज्वाला अभी भूकंप आता है तो कुत्ता उत्ता सब भौंकने लगता है, मन को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो पहले ही वो सुन लेता है कि भैया आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह हाथी, गेंडा ये सब जो है सुन लेते हैं। तो गेंडा 5 हर्ट्ज तक सुन सकता है, भूकंप, ज्वालामुखी या हृदय की धड़कन को ये पहले सुन लेते हैं, क्योंकि ये सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवाज को भी। एक आवाज होता है जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा का होता है, जैसे चमगादड़ का, जैसे डॉल्फिन का। चमगादड़ 1 लाख हर्ट्ज तक उत्पन्न कर सकता है साउंड, और ये आप सुन ही नहीं सकते हैं, तो आपको लगता है कुछ बोल ही नहीं रहा है, और ये इतना ज्यादा बोल रहा होता है कि आपको पता ही नहीं है। कुत्ते और बिल्लियां भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते हैं। तो एक हो गया श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं। इन अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक कहते हैं इसको। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, तीनों का अंतर आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह मैंने आसान भाषा में पिक्चर के द्वारा आपको बता दिया है। ठीक, तो ये समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इस तरह का डिजाइन आपके लिए रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह से साइंस पढ़िएगा, साइंस आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि पराश्रव्य तरंग का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अब यहाँ एक बात देखिए, हम कहीं शिप डूब गया, पनडुब्बी है, हमको पता नहीं चल रहा है, हमको पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सोनार टेक्निक का प्रयोग करेंगे। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हमने यहाँ से सोनार साउंड को भेजा, और ये सोनार साउंड गया यहाँ से, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, हमको पता चल गया यहाँ कुछ है, क्योंकि पानी के अंदर है ये। पता कैसे चलेंगे, सोनार से। रडार से हम ऊपर देख सकते हैं, अब रडार से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, ऊपर फ्रीक्वेंसी जाएगा, टकरा के वापस आएगा, हमको पता चलेगा ऊपर कोई है। तो सोनार और रडार ये भी है अल्ट्रासोनिक वेव के उदाहरण। इसके अलावा कहते हैं समुद्र की गहराई मापने और पनडुब्बियों का पता लगाने में सोनार टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। यह अल्ट्रासोनिक वेव है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है आपका, वो भी किसके द्वारा होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा ही होता है। सोनोग्राफी जो होता है चिकित्सा क्षेत्र में, वो भी अल्ट्रासोनिक से होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग अच्छा खासा होता है। कीमती घड़ियों के पुर्जों और चिमनियों के कालिक को जो साफ करने के लिए इसी अल्ट्रासोनिक वेव का होता है, क्योंकि ऐसे साफ करेंगे तो रगड़ा जाएगा, तो हम अल्ट्रासोनिक विधि से साफ करते हैं महंगे सामानों को। कहता बीपीएससी ट्रैक पॉइंट है कुछ जिसको आप जान लीजिए। कहता रडार में रेडियो वेव्स का उपयोग होता है, ध्वनि का नहीं।
तो आपसे पूछा या बोला जा सकता है क्या स्टेटमेंट जिस तरह से आ रहा है इसलिए मैंने टिप्स है वहां वहां डाल रखा है। तो राडार में रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक वेव का प्रयोग होता है और सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग होता है। ये तीनों जान लीजिए आप फिर से राडार में रेडियो वेव्स, एमआरआई में मैग्नेटिक वेव और सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग होता है। ये आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ दो चीजें, कभी कभी पहाड़ों पे जाने का मन करे जाइएगा जरूर। जब वहां बोलिएगा अपने महबूब का नाम या अपने माता पिता का नाम जो कम बोलिएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो इको करेगा। ओके, वाह पहाड़ ही हमारा साथ प्यार को पहचान गया है, ऐसा कुछ। वो क्यों होता है तो समझिए, जब आप बोलते हैं ना तो साउंड जो है ये रिफ्लेक्ट करके फिर आप तक पहुंचता है, लेकिन इसका कंडीशन है, सुन लीजिए। कंडीशन ये है कि आपका कम से कम 16.6 मीटर दूर होना चाहिए, यानी अप्रोक्स 17 मीटर के आसपास ये दूरी होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई इको नहीं देगा। ये बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहता परावर्तन के बाद स्पष्ट सुनाई देने वाली ध्वनि को ही इको बोला जाता है। कान पर प्रभाव तो 1/10 सेकंड तक यानी 0.1 सेकंड तक ये इको आप सुन सकते हैं, यानी आपके कान सुन सकता है। कहता है परावर्तक सतह से कम 17 मीटर की दूरी अनिवार्य है, जो मैंने आपको बताया, तो इको समझ गया। दूसरा समझिए अनुरणन, ये कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, तो आप किसी हॉल में बैठते हैं ना, हॉल में भाषण देते हैं, फिर वो ध्वनि जो है रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचता है, ठीक है। तो कहते हैं हॉल में बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि गूंजता है, और गूंजता है तो एक ही बात बोलते तो लगता है दोबारा बोला जा रहा है ऐसा करके। तो इसलिए वीडियो बनाने वाला जितना स्टूडियो बनता है उसमें देखिए काला काला फोम टाइप का डाला जाता है, ताकि ये दोबारा ना हो, जो आपका अनुरणन है वो दोबारा ना हो, इसके लिए ये आवाज गूंजे नहीं, इसके लिए हम लोग फोमिंग करते हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल की दीवारों पर खुरदुरा प्लास्टर या साउंड प्रूफ पैनल लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि अवशोषित कर ले, ध्वनि फिर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं पहुंचे, नहीं तो हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब ध्वनि के सारे एप्लीकेशन को आप लगभग समझ गए हैं। अब आते हैं ये लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या हुआ था समझिए, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लेते हैं कि हम लिक्विड से गैस में गए या फिर हम गैस से लिक्विड में गए, एक उदाहरण है मान लेते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अलग अलग तापमान पर जाने पे तरंग मुड़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से लाउड स्पीकर बज रहा है, ऐसे जा रहा था फिर ऐसे मुड़ने लगा, क्योंकि माध्यम साउंड वेव कर्व्स अवे लो डेंसिटी या नियर ग्राउंड। कहते हैं ग्राउंड के नियर अगर लो डेंसिटी है तो वो साउंड क्या है, जैसे ही माध्यम बदलेगा, यानी सघन माध्यम से विरल या विरल से सघन में जाएगा, आवाज अपने आपको आवाज यानी साउंड अपना परिवर्तन कर देगा, अपने आप को ये मोड़ देगा, परिवर्तन नहीं मोड़ देगा। परिवर्तन मतलब आगे जाना नहीं, ये मोड़ देता है, इसको अपवर्तन बोला जाता है। जैसे ये दिन का दिया हुआ है कि दिन में अगर हम बोलते हैं तो वायु है जो गर्म होकर ऊपर उठता है, तो वायु के साथ ये भी साउंड है जो ऊपर की तरफ चला जाता है। रात में देखिए ये आर्द्रता, यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हम बोलते हैं तो ये सीधा गमन करता है, हाई डेंसिटी के कारण हमारे तक आवाज दूर से भी पहुंच जाता है। तो दिन और रात में क्या अंतर आता है, दिन में अपवर्तन होता है, रात में अपवर्तन कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम रात में टिक 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 घड़ी का भी जो पेंडुलम है उसका आवाज सुन लेते हैं। एक और चीज है विवर्तन, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, ये रूम से बाहर वाला लोग भी कुछ सुन रहा है कि दीपक सर लगता है कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दीपक सर कैसे पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि साउंड मोड़ मार के पहुंच जा रहा है दूसरे के रूम में, तो इसी को बोला जाता है विवर्तन। ध्वनि का किसी अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना, दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को हम देख नहीं सकते लेकिन उसका आवाज सुन सकते हैं, इसी को विवर्तन बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब है अगला अनुनाद, द पावर ऑफ रिजोनेंस। क्या है, तो एक बात समझिएगा, जब आप कहीं चल रहे हैं और बारी बारी से पैर रख रहे हैं तो ठीक है, तब तो अनुनाद नहीं होगा, लेकिन एक साथ जैसे परेड होता है,
एक साथ जब रखता है तो अनुनाद, सब पैर का थाप जब एक बार पड़ता है तो भूकंप जैसा स्थिति क्रिएट हो जाता है। तो इसको समझिए, कहता है जब किसी बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाती है तो आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं इस पर ये चल रहा है, इसका आयाम ऑलरेडी इतना है और सेना का थाप जब पड़ रहा है तो इसका आयाम और बढ़ रहा है, तो जब आयाम दुगना हो जाएगा तो ब्रिज के गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। तो कहते हैं सैनिकों के पुल पार करते समय कदम ताल तोड़ने का आदेश दिया जाता है ताकि अनुनाद का कारण से पुल न टूट जाए। दूसरा, बादल जब कड़कड़ाते हैं तो खिड़की का शीशा का कंपन करना अनुनाद का ही उदाहरण है कि शीशा डोलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो गड़गड़ाहट है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुनाद। तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आज आते हैं इसको देख लीजिए, बड़ा अच्छा है और आसान है। सब सोनिक इसको कहते हैं, सब सोनिक मिसाइल है, सब सोनिक एयरक्राफ्ट है, वारक्राफ्ट है। तो सब सोनिक वस्तु की चाल से यानी ध्वनि से चाल से कम होता है, जिसका चाल उसको कहते हैं सब सोनिक, यानी 1 मैक से कम। 1 मैक से अगर ज्यादा होगा चाल किसी युद्धक विमान का तो उसको कहेंगे सुपरसोनिक, यानी वस्तु की चाल ध्वनि से अधिक हो जाए। हाइपरसोनिक किसको कहते हैं? अगर 5 ध्वनि के चाल से 5 गुना ज्यादा अगर चाल हो जाए तो इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये आप देखा। एक बात और नोटिस कीजिएगा, सब सोनिक में तो कुछ स्ट्रक्चर या आयाम बन रहा है, लेकिन सुपरसोनिक में ये पीछे देखिएगा ये आकृति ऐसे इसका पावर जा रहा है, यानी शॉक वेव उत्पन्न हो रहा है। ये शॉक वेव इतना खतरनाक है कि अगर आपके एरिया से गुजर जाए तो पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग गिरा सबका है, शीशा उसा तो सबका धराशायी हो सकता है। इसलिए सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक विमान को जमीन के पास उड़ने नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसी को जो कहते हैं संक्रमण, जो एक पावर सोर्स निकलता है इसी को कहते हैं शॉक वेव। इसको क्या कहते हैं? शॉक वेव। तो ये आप समझ गए होंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट क्या है? तो ये देखिए एम्बुलेंस जा रहा है, ठीक है, कहता है जब स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं एम्बुलेंस है, ठीक है, और एम्बुलेंस हमारे नजदीक आ रहा है तो हमको आवाज ज्यादा सुनाई देगा, हमसे दूर जा रहा है तो आवाज हमको कम सुनाई देगा। इसी को कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। इसको क्या कर रहे हैं? डॉपलर इफेक्ट। तो कहते हैं कि आवृत्ति बढ़ती है जब पास आता है ये गाड़ी, और जब दूर जाता है तो आवृत्ति घटती है तो मोटा ना आवाज की तरह लगता है। तो इसलिए एम्बुलेंस आ रहा है तो हमको ज्यादा सुनाई देगा, दूर जा रहा है तो धीरे धीरे लगेगा एकदम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रकाश का भी डॉपलर प्रभाव होता है। जैसे रेड का जो तारा दूर जा रहा है ऐसा लगता है, रेड शिफ्टिंग जब होता है, ग्रीन शिफ्टिंग होता है तो ब्लू शिफ्टिंग होता है तो लगता है तारा पास आ रहा है। तो इसी तरह की क्रिया है जो आपको यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट में दिखाई सुनाई देता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया, आपका ये रिवीजन पीपीटी है। तो हमने साउंड को आज समाप्त कर लिया और हमने सारी बातों को कॉन्सेप्ट के लिहाज से समझने का प्रयास किया। आपको समझ में आया या नहीं आया एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।